अरे भैया आज तो गजब हो गया। सवेरे सवेरे अपने नॉन बायोलॉजिकल महामानव ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर रामकिशन यादव टेंशन में आ गए होंगे। क्या हुआ, कंफ्यूज आ गए क्या? अरे भाई, रामदेव की बात कर रहा हूँ। दरअसल 21 जून को योग दिवस पर जोरदार सेलिब्रेशन हुआ। जगह जगह भाजपा नेता छोटका से लेके बड़का तक सब योग करते हुए दिखे। मगर रामदेव को टेंशन इस बात की हो गई होगी कि कहीं उनका करियर तो खतरे में नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो इन तस्वीरों को देखिए। भक्तों के विश्व गुरु आज योग गुरु भी बन गए, लोगों को योग सिखाने लगे, पोजीशन बताने लगे। अब सोचिए, क्या ये रामकिशन यादव के लिए टेंशन वाली बात नहीं है? जिस योग के नाम पर रामकिशन यादव ने अपना धंधा चमकाया, इतना व्यापार बढ़ाया, इतनी राजनीतिक पहुंच बनाया, हजारों करोड़ का माल कमाया, झूठ बोल बोल के भाजपा को वोट दिलवाया, आज उसी भाजपा के सबसे बड़ के नेता रामदेव का करियर निपटाने में लग गए हैं। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, विश्वगुरु और न जाने क्या क्या बनने के बाद अपने महामानव आज योग गुरु भी बन गए। यूं ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में यदि आपको नौटंकी करनी आती है तो आप किसी भी स्तर की सफलता पा सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या मैं योग को नौटंकी कर रहा हूं? तो बिल्कुल नहीं, ना बाबा ना। अरे योग तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन योग के नाम पर नौटंकी बहुत बुरी चीज है। आज इस वीडियो में हम इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये सारी नौटंकी करी क्यों जाती है। भारत का वो कौन सा घिनौना और डरावना सच है, शर्मनाक सच है, जिसे छुपाने के लिए मोदी सत्ता 21 जून को इतना सारा तामझाम फैलाती है। और ऐसे ऐसे आंकड़े, ऐसी ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और एक बार फिर से मेरी वो बात सिद्ध रूप से नजर आएगी कि कैसे न सिर्फ वर्तमान सत्ता और सत्ता में बैठे लोग बल्कि जनता भी कम से ज्यादा शोबाजी में विश्वास करने लगी है। यानी मूल काम हो चाहे न हो, ड्रामा एकदम टॉप पर चलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जरा टक टकी लगा के देख लीजिए। सबसे पहले तो आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इन्होंने तो इतना बढ़िया योग किया है कि पूरा बिहार इनका एक्शन देख के इकट्ठे स्वस्थ हो जाएगा। थोक के भाव लोग कह रहे हैं कि कहीं बिहार के सारे अस्पताल कल से बंद न करने पड़ जाए, शटरवा न गिराना पड़ जाए, डॉक्टरों का क्या होगा? इतने बढ़िया स्वस्थ, मजबूत और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री जो मिले हैं। अब आ जाइए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलिए। इनका ये वाला योग दिवस का वीडियो खूब वायरल है। हुजूर कुर्सिये पे बैठे बैठे योगा कर रहे हैं और जैसे ही आगे की तरफ झुकते हैं खांसी आ जाती है। लोग चुटकी ले रहे हैं कि ये E85 वाला इंटरनेशनल योगा डे है, यानी 85% इथेनॉल मिक्स योगा डे है। बाकी अपने विश्वगुरु का तो आपने देख ही लिया। आज योग गुरु भी बन गए हैं, गले में गमछा टांग के एकदम किसी पिटी कोच की तरह लोगों को रोकते टोकते समझाते बताते नजर आए। इसी बीच देश के मुसलमानों के लिए एक बहुत तगड़ी खबर आई। मुसलमान चाहे तो थैंक यू फलाने जी बोल सकते हैं। खुशखबरी ये है कि मुस्लिम सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकता, उसके लिए FIR होगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी, लेकिन योग कर सकता है। आप ही इन तस्वीरों में देख लीजिए। सड़क पर दरी बिछा के मुसलमानों को योगा करने दिया गया है और शायद कोई FIR भी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस बीच रामदेव और उनके साथी भाजपा के साथी आंध्र प्रदेश के CM नायडू के साथ नजर आए। सभी लोग बाहें फैलाए, योग करें, आए हैं। असम के मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री सीतारमण तक सब ने योग किया, फोटो खिंचाया। लेकिन इसी बीच योग करने की सबसे सुंदर तस्वीर यदि किसी भाजपा नेता की लगी तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। कोई ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं, कोई ऐसा एक्शन नहीं जिसमें गड़बड़ा जाए। आप देखिए, खुद ही देखिए। और अब तक जितनी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया उनमें सबसे बेहतर भाजपा के कथित चाणक्य की तस्वीर ही लग रही है कि नहीं? वैसे कुछ लोग चुटकी लेते हुए ये भी कह रहे हैं कि लगता है गृह मंत्री ने ये वाला आसन इसलिए प्रयोग किया ताकि आंख बंद करके चुपचाप सोच सकें कि आम आदमी पार्टी, TMC और शिवसेना के बाद अब कौन सी पार्टी तोड़नी है, परिसीमन वाला जुगाड़ कैसे सेट करना है संसद में। बहरहाल ये सब तो वो चीजें हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। वैसे एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, संसद भवन परिसर की है। यहाँ पर अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम सांसद और नेतागण मौजूद हैं। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे क्रेन वाले बड़का बड़का कैमरा लगा है ताकि हमको आपको कम से कम एक दिन के लिए तो मूल मुद्दों से भटकाया ही जा सके। बाकी अपने यूपी के CM की ये वाली तस्वीर तो सदाबहार हो ही चुकी है, न भूतो न भविष्यति। और जिस तरीके से पूर्व CM अखिलेश यादव ने CM योगी के इस अभूतपूर्व योग एक्शन पर चुटकी लिया था वो भी सबको याद है। अब आप में से कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि ये तो बड़ा नकारात्मक आदमी है भाई,
नेता लोग इतना योग करके, प्रयोग करके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, देश की जनता को स्वस्थ करना चाहते हैं, और ये आदमी हर चीज में नकारात्मक हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं भी, और होना भी चाहिए। अगर आप मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी भाई? फिर हम बताएंगे समझाएंगे किसको? आइए, अब तक आपने शोबाजी देख लिया, एक से बढ़ के एक ड्रामा देख लिया, अब इस देश की हकीकत यानी सच्चाई देखिए। मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ एक विशेष अपील है कि अगले कुछ मिनट तक सीरियस होके अपनी और अपने देश के हालात को देख लीजिए। इसके बाद मुझे नकारात्मक सकारात्मक जो कहेंगे मंजूर होगा। कमेंट बॉक्स खुला है, बोल के चले जाइएगा। कुछ भी बताने दिखाने से पहले आप सभी से एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी रूप में योग की बुराई नहीं कर रहा। योग भारतीय संस्कृति का प्राचीन आविष्कार है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो सारे फायदे इसको ढंग से करने से आते हैं, रोजाना करने से आते हैं, एक दिन करके फोटो खिंचाने से नहीं। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ढंग से रोजाना करते हैं तो भी ये तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं में यानी समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। ये इलाज नहीं है। यूं ही नहीं, लोग रामदेव पर आरोप लगाते हैं कि पहले तो कहते थे कि 80% योग और 20% दवाई, धीरे धीरे योग हो गया 20% से कम और हो गई 80% दवाई, यानी इन्होंने योग को अपना धंधा बना लिया कथित रूप से। मगर ध्यान रहे, योग रामदेव नहीं है। रामदेव एक बहुत बड़े विज्ञान के छोटे से प्रचारक हो सकते हैं और प्रचार के नाम पर अपना धंधा कर सकते हैं, लेकिन योग की पहचान रामदेव से नहीं है। आज भी इस देश में बहुत बड़े बड़े योग गुरु हैं जो नौटंकी, ड्रामा और दिखावा नहीं करते। योग के नाम पर धंधा, और गलत धंधा तो बिल्कुल नहीं करते। मगर फिलहाल हम लोग अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई देखने आए हैं, तो टकटकी लगाकर देखिए कि मैंने इस पूरी सरकारी नौटंकी को नौटंकी क्यों कहा है। अगर हम अपने देश के बच्चों की बात करें तो पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड बेहद चिंताजनक है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के मुताबिक हाल ही में पता चला कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35% से भी ज्यादा स्टंटेड हैं, यानी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम है। यानी अगर कोई बच्चा 8 साल का है तो उस उम्र में जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे कम है। इसी तरह लगभग 20% बच्चे वास्टेड है, यानी लंबाई के हिसाब से वजन कम है, और 32% से ज्यादा बच्चे अंडरवेट हैं, यानी उम्र के हिसाब से वजन कम है। अब आप सोचिए कि देश का लगभग हर तीसरा बच्चा किसी न किसी कुपोषण से ग्रस्त है। इसी तरह सर्वे में पता चला कि 6 महीने से लेकर लगभग 5 साल तक के 67% से ज्यादा बच्चों के भीतर खून की कमी है। आप सोचिए कि हर 3 में से 2 बच्चे के भीतर खून की कमी है। यह है इस देश के भविष्य का हाल, और इससे बच्चों में कमजोरी आती है, बार बार बीमारी आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शारीरिक विकास नहीं होता, मानसिक विकास नहीं होता। और मैंने बार बार आपको बताया है कि बीमार जनता, कमजोर जनता किसी भी देश के लिए बोझ होती है। अगर आपकी जनता बीमार है, कमजोर है, न तो वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी होगी, न कुछ बढ़िया बना पाएंगे, न क्रिएटिव होंगे, न आविष्कार कर पाएंगे, न ही उत्पादक बनेंगे। सोचिए कि ये कितनी गंभीर बात है कि हर 3 में से 2 बच्चे के भीतर खून की कमी है। अब आ जाइए लड़कियों यानी किशोरियों की बात पर। खासकर किशोरियों की वो उम्र जब उनके भीतर, उनके शरीर के भीतर शारीरिक बदलाव तेजी से आते हैं, यानी 15 से 19 साल की लड़कियों में लगभग 60% के भीतर एनीमिया मौजूद है। यानी सोचिए कि स्कूल कॉलेज की उम्र में लगभग हर 10 में से 6 लड़की खून की कमी से जूझ रही है। कितना गंभीर आंकड़ा है, कितना गंभीर मामला है। 100 में से 60 लड़कियों के भीतर खून की कमी है, 100 में से 60, जिसकी वजह से वो कायदे से बढ़ नहीं सकती, शारीरिक ताकत नहीं होगी, पीरियड्स की वजह से और ज़्यादा समस्याएं होंगी, कमजोरी होगी, भविष्य की प्रेगनेंसी और ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। यानी लड़कियां कल को जब बच्चे पैदा करेंगी तो उनके भीतर भी कमजोरी होगी। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि एक तरफ संसद और विधानसभा में 50% आरक्षण महिलाओं को देने की नौटंकी करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने महिलाओं के भीतर, उनके शरीर में खून की कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। यानी उनको कायदे का भोजन नहीं मिल रहा, पूरा पोषण नहीं मिल रहा। ये चीजें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो दूर की बात है, लेकिन आप अपने ही घर में जरा जांच करवाइए, पता चलेगा कि हालात क्या हैं। लड़कियों से अब महिलाओं पर आ जाइए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 15 साल से 49 साल की महिलाओं में 57% एनीमिया है, यानी खून की कमी है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं में यह आंकड़ा 52% से भी ज्यादा है। यानी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, शरीर में एक बच्चा लेकर घूम रही हैं, और 100 में से 52-53 महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के वक्त
खून की कमी के कारण समय से पहले यानी प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, बच्चा बहुत कमजोर पैदा होता है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं जिसके कारण डिलीवरी के दौरान भी खतरा बढ़ सकता है। समझने वाली बात यह है कि महिलाओं के भीतर खून की कमी की समस्या बढ़ती ही जा रही है साल दर साल। खासकर जो पिछड़े हुए जिले हैं देश के, वहां पर महिलाओं की सेहत बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा सुनिए, भारत में महिलाओं के भीतर ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। साल 2023 में ब्रेस्ट कैंसर के अनुमानित मामले 2,21,000 से ज्यादा थे और 82,000 से भी ज्यादा महिलाओं की मौत हो गई ब्रेस्ट कैंसर के कारण, जबकि साल 2019 में ये मामले 2 लाख के आसपास थे और मौतें 74,000 से ज्यादा थी। यानी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है और मौतें भी खूब हो रही हैं। इसी तरह भारतीय महिलाओं के भीतर सर्वाइकल कैंसर भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक स्टडी में पता चला कि साल 2020 में भारत में महिलाओं के कैंसर मामलों में सर्वाइकल कैंसर की हिस्सेदारी 18% से ज्यादा है और इसके कारण मौतों में भी 18% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ये बीमारी HPV वैक्सीन और रेगुलर स्क्रीनिंग से काफी हद तक रोकी जा सकती है, लेकिन इन सब की बहुत कमी है। इसी तरह ICMR के आधार पर संसद में यह बताया गया कि साल 2024 में भारत में कैंसर के अनुमानित नए मामले लगभग 15,50,000 रहे, जबकि पिछले साल यानी 2023 में 15 लाख से कम थे। 2022 में 14,60,000 के आसपास थे। यानी भारत में कैंसर तेजी से पांव पसार रहा है। युवा और किशोरों की बात करें तो मोटापा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि खाने पीने की चीजें बढ़ गई हैं, जंक फूड का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, स्ट्रीट फूड का प्रयोग बहुत बढ़ गया है और इसमें बड़ी समस्या है कि भारत में खाने पीने वाली चीजों की मॉनिटरिंग बहुत ही खराब है। कई प्रोडक्ट्स को लेकर बार बार ये आरोप लग चुके हैं कि वही कंपनियां वही प्रोडक्ट दूसरे देशों में अलग मात्रा में चीजों की मिलावट करती हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, उनकी मात्रा अलग होती है, जबकि भारत में चाहे बात नमक की कर लें, नून की, चाहे चीनी की यानी शुगर की, ये दोनों ही बेतहाशा बढ़ा दिए जाते हैं खूब चटपटा बनाने के चक्कर में, जिससे टेस्ट बढ़ जाए, स्वास्थ्य का भले ऐसी की तैसी हो जाए। लेकिन जरा पता लगाइए कि इन चीजों को लेकर भारत में जागरूकता फैलाने के लिए, रोक टोक करने के लिए, इस तरह के गलत प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाने के लिए, कंपनियों को जिम्मेदार बनाने के लिए क्या किया जाता है? जवाब मिलेगा कुछ नहीं। इसी तरह छोटे बच्चों में भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी एक तरफ अभाव का कुपोषण, दूसरी तरफ प्रभाव का कुपोषण। गरीबों के बच्चे अभाव में कुपोषित हो रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। अमीरों के बच्चे खाव खाव में कुपोषित हो रहे हैं, जो मिल रहा है भकोसे जाते हैं। यूनिसेफ के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ओवरवेट यानी ओबेसिटी 1.5% से बढ़कर लगभग 3.5% हो गई। यानी समझिए कि बढ़ोतरी लगभग 127% की है। छोटे बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बच्चों और वयस्कों की बात करें तो ICMR इंडिया बी स्टडी के मुताबिक भारत में डायबिटीज 11.5%, प्री डायबिटीज 15.5%, हाइपरटेंशन यानी BP 35% से भी ज्यादा, सामान्य मोटापा लगभग 29%, पेट की चर्बी लगभग 46% हो चुकी है। यानी खाली बुजुर्ग ही नहीं, भारत का युवा और मिडिल एज के लोग भी शुगर, BP और मोटापे की चपेट में बहुत तेजी से आ रहे हैं। इसी स्टडी में यह भी बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड गड़बड़ी 81% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि बड़ी आबादी में ब्लड फैट या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण दिल का दौरा, स्ट्रोक, ये सब कुछ आ रहा है। आपने शारीरिक हालात देख लिया, मानसिक हालात भी देख लीजिए। NCRB 2023 के अनुसार भारत में 1,71,418 लोगों ने स्वतः अपना जीवन समाप्त कर लिया एक साल में, और ऐसा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण है मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव, बीमारी, बेरोजगारी, पढ़ाई का टेंशन, आर्थिक दबाव। बड़ी संख्या में भारत में स्टूडेंट्स अपना जीवन स्वतः समाप्त कर रहे हैं। नीट का मामला तो आप लगातार देख ही रहे हैं, एक के बाद एक दुखद खबरें सामने आ रही हैं कि युवाओं ने अपना जीवन स्वतः समाप्त कर लिया। वैसे आपको बता दें कि विद्यार्थी जब भी अपनी पढ़ाई की टेंशन को लेकर अपना जीवन समाप्त करता है, खासकर 20-22 साल, 25 साल की उम्र में, तो इसमें दोष विद्यार्थी का नहीं, मेरी नजर में सीधे सीधे माँ बाप ही दोषी हैं। हमारे परिवारों के अभिभावक बच्चों पर इतना ज्यादा दबाव बना देते हैं, मानो बच्चा डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, IAS नहीं बना तो जीवन में और कुछ बचा ही नहीं है। उसे इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे कि वो मान लेता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो मेरा जीवन बेकार है, मैं इस दुनिया पर बोझ हूं। मेरी नजर में ऐसी हर एक मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है, अभिभावक है। ये बच्चों का स्वतः जीवन समाप्त करना नहीं है, ये एक तरह से मर्डर है जो उन्हीं के माँ बाप करते हैं। इस मामले पर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अमृतकाल लागू होने के बाद यानी पिछले 10 सालों में विद्यार्थियों द्वारा स्वतः जीवन समाप्त करने की घटनाएं 61% बढ़ गई है।
प्रतियोगी परीक्षाएं और उनका भयंकर दबाव, ये दबाव पैदा कहाँ से होता है? परिवार की तरफ से, खासकर माँ बाप की तरफ से। हमारे माँ बाप अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं कि जो हम नहीं कर सके बचवा कर ले, हमारा सपना बचवा पूरा कर दे। जबकि आसपास के हालात, सरकारी समस्याएं, तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कंपटीशन को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस देश में हर साल हजारों माँ बाप अपने बच्चों की हत्या कर रहे हैं अपना सपना पूरा करवाने के लिए। आगे आ जाइए, बुजुर्गों की बात कर लेते हैं। तो भारत में 45 प्लस उम्र के लोगों में डायबिटीज की समस्या बहुत गंभीर है, 16% से ज़्यादा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर बुजुर्गों को अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है। इसी के साथ 60 प्लस उम्र के 34% पुरुष और करीब 40% महिलाओं के भीतर खून की कमी है, यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कमजोरी होती है, चक्कर आता है, गिरने का खतरा होता है, इम्यूनिटी कम होती है, बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। LASI भारत की एक बड़ी एजिंग स्टडी है जिसमें 45 प्लस उम्र के 73,000 से ज़्यादा लोगों का डेटा लिया गया और बताया गया कि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डायबिटीज, बीपी, एनीमिया, कमजोरी और क्रॉनिक डिजीज की स्क्रीनिंग अभी भी पर्याप्त नहीं है। यानी भारत में बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बहुत कम है। वैसे यहीं पर मैं आपको याद दिला दूं, 20 साल बाद ये देश बुढ़ों का देश होगा। 80s और 90s में जो आबादी पैदा हुई है, अगले 20-25 साल बाद वो बूढ़ी होने लगेगी। हम सब बुढ़ापे के दौर में जाएंगे। अब सोचिए कि जब जवानी बेकार है तो बुढ़ापे का हाल क्या होगा? जब जवानी में नौकरी नहीं, बेरोजगारी नहीं, IPL में कूदे पड़े हैं, मर रहे हैं दिन रात IPL देख के, सट्टा खेल के, रोजगार नहीं है, देश के हालात खस्ता हैं, तो बुढ़ापे का हाल क्या होगा? रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी बुढ़ापा देश में, यानी बूढ़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, सुविधाएं नहीं है, मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है। तो जब इतनी बड़ी युवा आबादी इकट्ठे बुढ़ौती की तरफ जाएगी, बूढ़ी होगी, तो इस देश का क्या होगा? कितना बड़ा संकट होगा? सोचिए जरा, कल्पना करिए। वैसे भारतीयों की एक खासियत तो है कि हम चिंताओं को अपने भीतर नहीं रखते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, भुलवा देते हैं। जैसे गीत सुना, एंटरटेनमेंट ले लिया और फिर भूल गए। जिस देश की जनता के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई महत्व नजर ना आए, वहां योग के नाम पे नौटंकी खूब चलती है और चल भी रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ यदि आपको मदारी बना आता है, ड्रामेबाजी आती है, नौटंकी आती है, तो आप किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। वैसे आप दर्शक बताइए, अभी अभी जो आंकड़े मैंने आपको दिखाया, जो बातें बताया, जो चिंताजनक रिपोर्ट्स दिखाया, उसमें सुधार कैसे होगा? बड़े बड़े कैमरे लगा के योग करने का ढोंग दिखाने से ये देश स्वस्थ कैसे होगा? बच्चों को संपूर्ण आहार देने से, हमारी बेटियों के भीतर खून की कमी को दूर करने से, महिलाओं को संपूर्ण पोषण देने से, बुजुर्गों को बढ़िया दवाई देने से, युवाओं को बढ़िया और स्वस्थ भोजन देने से, या फिर साल में एक दिन बड़े बड़े कैमरे लगाकर फोटो खिंचाने से? ध्यान रहे, मैं योग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन योग के नाम पर नौटंकी का विरोध है। नौटंकी कर रहे हैं तो बता दीजिए कि नौटंकी है। स्वस्थ बनाने के नाम पर यह नौटंकी चौल बेना। यदि आप सच में लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो पहले मूल काम करिए। देश के बच्चों, बेटियों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को बढ़िया भोजन और दवाई दीजिए। इसी देश में हमने पिछले दिनों देखा, नकली सिरप, जहरीला सिरप पीकर कितने सारे बच्चों की मौत हो गई। इसी देश में आए दिन तमाम नकली, फर्जी दवाएं, एक्सपायर्ड दवाएं दुकानों से पकड़ी जाती हैं। आदमी एक दवा खाता है किसी बीमारी से बचने के लिए, फिर वो दवाई नई बीमारी लेके आ जाती है। अरे दवाई और खाना तो छोड़िए, जिस देश में साफ पानी न मिले, गंदा पानी पी के दर्जनों लोग मर जाएं, हजारों लोग बीमार पड़ जाएं, और उसी शहर को सबसे स्वच्छ शहर होने का इनाम दिया जाए, तो फिर क्या ही कहा जाए। इसीलिए जमीन पर काम करने की बजाय हवा में ड्रामा दिखाया जाता है, ताकि आपका ध्यान मूल से भटका रहे। और भारत तो वैसे भी ड्रामा पसंद देश है। बहरहाल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपना जवाब इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।